हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। जो आपका वन शॉट रहने वाला है, आपका एक बारी में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, वृद्धि और विकास। तो यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर लेना है कि वृद्धि और विकास दोनों समय के साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? तो वृद्धि मतलब क्या होता है? मैं कहूँ आप पहले 5 साल के थे, ठीक है, आप पहले आपकी जो हाइट थी मान लो वो 3 फुट थी। अब आप 15 साल के हो गए हो, आपकी जो हाइट है वो कितनी हो गई है? 5 इंच होगी, 6 इंच होगी। तो वो क्या है? वृद्धि है। तो वो क्या है? समय के साथ परिवर्तन को दर्शा रहा है। ऐसा ही विकास है। पहले आपके समझने की क्षमता कम थी, आपकी समझने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, वो समय के साथ बढ़ रही है। तो ये क्या समय के साथ परिवर्तन है। हमें दोनों में क्या है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि का मतलब यही होता है कि भाई उसको हम माप सकते हैं, और जो आपका विकास होता है उसको माप नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक व मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो मात्रात्मक मतलब क्या है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं वृद्धि को। ठीक है, मान लो आपका जो वेट था वो पहले 30 था, वो 50 हो गया, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकास को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन डिफरेंस है। तो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकती है। मान लो आपका वजन 50 से 35 हो गया, तो वो क्या है? उसको हम वो ऋणात्मक में जाएगा, और बढ़ गया तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये क्या है? वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विकास में नहीं होता। ठीक है, विकास का मतलब क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, आप पहले 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में आप कुछ मान लो 1 पेज रीडिंग कर पाते थे, ठीक है, समझ के। अब भाई आप 1 घंटे में अब 1 महीने बाद क्या कर पा रहे हो? अच्छे से आप 1 घंटे पूरी बुक खत्म कर दे रहे हो, या एक चैप्टर खत्म कर दे रहे हो। तो ये क्या आपका विकास है? गुणात्मक परिवर्तन आपके अंदर आया है। ठीक है, पहले आप बोलने में अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अच्छे से आप बोल पा रहे हो। तो ये क्या है? ये गुणात्मक परिवर्तन है आपके अंदर जो है। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है ना। अब विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। ठीक है, तो विकास हम मानव के बारे में कर रहे थे, लेकिन विकास हर जगह देखा जाता है। ठीक है, एक शहर के अंदर विकास, एक देश के अंदर विकास। तो यहाँ पर विकास का मतलब विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। वो वर्तमान दशा में वृद्धि का मतलब क्या है? सकारात्मक जो वृद्धि हो रही है वो भी सकारात्मक हो, और उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास हम क्या देते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम नगर की बात करेंगे। तो इस नगर में क्या होता है? एक समय अवधि के दौरान जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि के साथ जो सुविधाएं, आवास जैसी सुविधाएं, जो मूलभूत बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की, वो बिल्कुल पहले जैसी है। वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? केवल वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने के साथ, ठीक है, उस नगर में 1 लाख जब 2 लाख जनसंख्या हुई है, तो उसके साथ जो बाकी सुविधाएं वो भी अच्छी हो गई हैं पहले से। तो हम क्या कहेंगे? वृद्धि के साथ विकास भी हुआ है। लेकिन केवल जनसंख्या बढ़ी है उस नगर की, और बाकी सुविधा पहले जैसी है, तो ये क्या? बिल्कुल विकास हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। और आगे हम बात करें तो पहले क्या होता था? अनेक दशकों तक किसी देश के विकास का स्तर उसकी आर्थिक वृद्धि से मापा जाता था कि उस देश की आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी, उसको अधिक क्या विकसित देश मान लिया जाता था। ठीक है, अभी जो वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि, इसका अधिकांश लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस वृद्धि से ठीक कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जब आर्थिक वृद्धि एक देश के अंदर होती है। तो अब आगे हम बात करते हैं विकास के महत्वपूर्ण पक्ष की। तो ये क्या है? किसी देश में लोगों की जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, जिसका वो आनंद लेते हैं। दूसरा, अवसर में उपलब्धता। और तीसरा है स्वतंत्रता, ठीक है, जिनका वो भोग करते हैं लोग। तो ये क्या है? विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ठीक है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता, अवसर उपलब्ध और स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्या है? महत्वपूर्ण पक्ष आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री है जिन्होंने क्या मानव विकास में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है मानव विकास के लिए। तो कौन कौन से हैं वो? एक है महबूब उल हक और दूसरे अमर्त्य सेन। तो ये क्या आपको उनका नाम याद रखना है, 1 मार्क में आ सकता है। और आगे हम बात करें तो मानव विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, तो इसको प्रतिपादन किया है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया है, इनके द्वारा किया गया है। और महबूब उल हक ने क्या करा है? विकास का वर्णन ऐसे किया है जो विकास तो डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है।
और इस अवधारणा का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। ठीक है, और यहाँ पर जो विकल्प की बात की जा रही है, विकल्प क्या है, ये स्थिर नहीं है, ये विकल्प परिवर्तनशील है। इन विकल्पों में कई चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अब मान लो आज भाई आपके विकल्प कुछ और है, आज आपको कुछ चाहिए, लेकिन आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको कुछ और चीज़ की नीड होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये विकल्प परिवर्तनशील है। ठीक है, इन्होंने क्या ऐसे विकास का वर्णन किया है। अब जो विकास का मूल उद्देश्य है वो क्या है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब जो सार्थक जीवन का मतलब है मीनिंगफुल, और विकास का मेन उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन जी सके। अब सार्थक जीवन का मतलब होता है मीनिंगफुल लाइफ। अब मीनिंगफुल लाइफ का, सार्थक जीवन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जीवन लंबा है। ठीक है, दीर्घ जीवन बिल्कुल भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं है। आप गलत फैमिली में हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। तो सार्थक जीवन का मतलब है कि आप लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, और वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र। तो ये क्या है, सार्थक जीवन की पहचान है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोबारा सुन लो, लोग स्वस्थ हो, हेल्दी हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, और समाज में प्रतिभागिता करें, मतलब कि समाज में अपना भाग ले, अपना योगदान दे, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनको फ्रीडम हो। तो ये क्या है, सार्थक जीवन की पहचान। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो सार्थक जीवन के बारे में यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। आपके स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जेल के अंदर है, यहाँ पर डॉक्टर टाइप, नर्स टाइप है। ठीक है, तो आप देख लेना यहाँ पे एक डॉक्टर टाइप है। तो इन दोनों के कुछ थॉट्स हैं, उसको देखो, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई कौन सार्थक जीवन जीना चाहता है, कौन जी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जेल में व्यक्ति है, तो उससे क्या पूछा जाता है कि अब से आप 1 वर्ष बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे? तो ये महाशय कहते हैं, जो जेल में है, कहते हैं कि मरा हुआ, या तो कारावास के यानी जेल के अंदर, या मर जाऊंगा तो जेल के अंदर ही रहूंगा। और जो डॉक्टर हैं जिनसे पूछ रही हैं वो क्या कहती हैं कि मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो इनका क्या उद्देश्य क्या है जीवन में कि ये कैंसर के रोग से मुक्ति के लिए एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ये ढूंढ पाएंगी। तो ये क्या है, इनका एम, इनका उद्देश्य है। तो ये आप खुद बताओ कि इनमें कौन सार्थक जीवन जी रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर हैं तो वो क्या सार्थक जीवन जी रही है। वही हम बात करें इस जेल में बैठे व्यक्ति की, तो जो कोई सार्थक जीवन नहीं जी। ठीक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। लंबा जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें उद्देश्य होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो क्या भाई सार्थक जीवन बिता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए, आपको क्लियर हो गया भाई सार्थक जीवन का मतलब क्या है, आपको इस इमेज से क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो इन्होंने विकास को जो देखा वो स्वतंत्रता वृद्धि के रूप में देखा, और इनका मानना था कि स्वतंत्रता और वृद्धि भी क्या विकास लाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, सही बात है। अगर कोई व्यक्ति अपना गोल प्राप्त करना चाहता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, और फ्रीडम उसको है तो उसको प्राप्त कर लेगा। अगर उसको भाई आज़ादी ही नहीं है तो वो कैसे उस गोल को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि स्वतंत्रता वृद्धि भी क्या है, विकास लाने के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो महबूब उल हक है उनका विकास, उनके अनुसार विकास क्या है, विकल्पों में वृद्धि करना, और इनके अनुसार स्वतंत्रता में वृद्धि करना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं मानव विकास के केंद्र बिंदु की। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु में आ जाता है संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब विकल्पों की हमने बात करी थी, विकल्पों में वृद्धि की। तो लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। यदि इन क्षेत्रों की हम बात करते हैं, यदि लोगों की क्षमता नहीं है इसमें, ठीक है, इन क्षेत्रों में, तो उनके विकल्प क्या सीमित हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। यदि एक अशिक्षित बच्चा, ठीक है, जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित है। अब मुझे बताओ कि भाई एक तरफ मैं 2 बच्चों की बात करूंगा यहाँ पर, एक बच्चा है जो भाई पढ़ा लिख रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा स्कूल ही नहीं गया आज तक, तो दोनों के विकल्पों में कितना अंतर होगा। वो जो बच्चा बिल्कुल पढ़ा है, अशिक्षित है, स्कूल ही नहीं गया, तो वो क्या सोचेगा, वो डॉक्टर बनने की सोचेगा? नहीं, उसके विकल्प तो भाई पहले ही सीमित हो चुके हैं। और वहीं जो एक बच्चा पढ़ा लिख लिया है, शिक्षित है, तो उसके विकल्प में वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझो कि जो अशिक्षित बच्चा है उसके विकल्प यहाँ पर क्या सीमित हो गया, शिक्षा के अभाव में। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात क्या निकल कर आती है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमता का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया, तभी उनके क्या विकल्पों में वृद्धि होगी। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, मानव विकास के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो पिलर्स, मानव विकास किस पर खड़ा है? 4 स्तंभों पर। ठीक है, तो ये क्या है? इसके पिलर्स हैं 4। तो वो कौन कौन से हैं? क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो उनको अब हम डिटेल से जानते हैं बारी बारी। तो पहले हम बात करते हैं क्षमता। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। ठीक है, और लोगों को उपलब्ध अवसर जो है लिंग, प्रजाति, आय और भारतीय संदर्भ में हम बात करें जाति की, तो भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समता का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति, उसको जो उपलब्ध अवसर हैं उसमें समान पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसकी जाति के आधार पर, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका लिंग, प्रजाति, इसके आधार पर क्या है। अगर कास्ट की जो भारत में देखते हैं जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो इन सब के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना। ठीक है, समता। ठीक है, सब व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना, समान पहुंच कराना हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? समता, इसको हम कहेंगे। तो ये मानव विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला आता है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों में निरंतरता। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो अवसर है उसमें निरंतरता बनी रहे, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी क्या अवसर मिले। तो सतत पोषणीयता में मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। तो सतत पोषणीयता का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो जो आज की जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर सके, उसका इस प्रकार से यूज़ करना। तो ये क्या सतत पोषणीयता है। तो इसका अगर हम आज जो संसाधन उपलब्ध है उसका हम ज़्यादा उपलब्ध यूज़ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो अवसर है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सतत पोषणीय मानव विकास का मतलब क्या है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। आपको आगे हम बात करते हैं उत्पादकता की। तो उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। ठीक है, मतलब कि जो मानव की प्रोडक्टिविटी है वो किस प्रकार की है, ठीक है, उसमें वृद्धि करना। ठीक है, तो वो क्या मानव विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो लोग हैं उनकी क्षमताओं का निर्माण करके, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करके क्या है, उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, उनको ज्ञान को बढ़ाने के बेहतर अवसर देना, प्रयास करना और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना। ठीक है, तो ये क्या, उससे उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सशक्तिकरण की। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ठीक है, तो लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता है। ठीक है, और हम बात करें सशक्तिकरण की, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो भी समूह है उनको सशक्तिकरण की विशेष महत्व है। ठीक है, उनके विकल्प चुनने के लिए उनको शक्ति प्राप्त करना, और ये शक्ति है ये सब कैसे बढ़ेगी, उनको स्वतंत्रता देकर। ठीक है, और उनकी क्षमता में वृद्धि करके, तो इस प्रकार से उनको सशक्त बनाया जा सकता है। और सुशासन और लोकोन्मुखी नीति की भी आवश्यकता है, ताकि क्या है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े समूह है उनको क्या सशक्त करने के लिए। ठीक है, समझ गया तक। तो ये क्या थे, मानव विकास के 4 स्तंभ। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम, चौथा क्षमता उपागम। तो हम बात करते हैं थोड़ी इसकी डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, आय उपागम की। तो अगर हम आय उपागम की बात करें तो ये सबसे पुराने उपागमों में से एक है मानव विकास की। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो विकास का स्तर है मानव का, वो उसकी आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जिसका आय का स्तर ऊंचा होगा, जिसकी इनकम का स्तर ऊंचा होगा, उसका मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। और इसमें ये थॉट होता है, इसमें ये विचार होता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है। अब अपने आप आसपास देखो कि जिस घर की इनकम अच्छी होती है, जिस व्यक्ति का इनकम आय अच्छी होती है, तो वो अपने आप में ज़्यादा फ्रीडम फील करता है। ठीक है, क्योंकि इसका पैसा आ रहा है, उसको पैसे कमाने की ज़्यादा टेंशन रहती नहीं हो। अपने आसपास आप ये भी देखो, जिसका आय का स्तर नीचे है तो वो कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, और जिसके पास इनकम है, जिसका आय का स्तर ऊंचा है, वो कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है। तो यहाँ पर आय उपागम में यही बताया गया है, जो आय का स्तर जिसका जैसा होता है वो उसकी स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है। ठीक है ना, और जिसका आय का स्तर ऊंचा होगा उसका विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं कल्याण उपागम की। तो ये क्या है, ये उपागम जो है मानव को लाभार्थी और विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ठीक है, मतलब कि जो मानव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और जो भी विकासात्मक गतिविधियाँ होती है एक देश के अंदर उसको उसका लाभ मिले। ठीक है ना, केवल मनुष्य के लिए हो।
तो इसमें क्या है, इस उपागम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन पर उच्चतर सरकारी व्यय का सर्क देता है। जो सरकार है जो व्यय ज़्यादा से ज़्यादा किस पर करे, इन सब चीज़ों पर करे जिसका मैंने अभी नाम लिया, ठीक है। और इसमें क्या है, और आगे हम बात करें तो सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगर सरकार कल्याण पर जितना अधिक भाई पैसा खर्च करेगी, व्यय करेगी, तो उसमें क्या मानव विकास का जो स्तर है वो उतना ही ऊंचा हो जाएगा। तो इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, ठीक है ना। और इसमें क्या, इस उपागम का उद्देश्य यही है कि जो वही उपागम को मानव को अधिक लाभार्थी और जो विकासात्मक गति देश के अंदर हो रही है उसका लक्ष्य के रूप में देखता है, ठीक है। समझ गया तक। अब आगे हम बात करते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम की। तो इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 बेसिक नीड्स को बताया गया था। पहला स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा यानी एजुकेशन, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। तो ये 6 बेसिक नीड्स इसमें बताई गई थी। तो इसमें क्या था, इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया, ठीक है। अब हमने पहले बात करी थी, मैं भी बोला ने क्या बताया था, विकल्पों में वृद्धि क्यों क्या है भाई, मानव विकास के रूप में बताया था, ठीक है। जो मनुष्य उसके विकल्प में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी उपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर क्या है, जो मूलभूत बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था पर जोर दिया गया। जो परिभाषित वर्ग है, ठीक है, जिनको उसकी जरूरत है, ठीक है, हमने देखने की जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे वर्ग जो परिभाषित वर्ग है उनके लिए जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था पर जोर दिया गया है, ऐसी व्यवस्था की जाए। अब आगे हम बात करते हैं क्षमता उपागम की। तो जो ये उपागम जब बात कर रहे हैं क्षमता उपागम की, उसका संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है, ठीक है। तो संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, ठीक है। तो संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना, ठीक है ना। मानव क्षमता जितनी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या, मानव विकास की कुंजी है, तो उसने क्या, मानव विकास उसका होएगा, ठीक है। समझ गया तक। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्षमता उपागम किससे संबंधित है या प्रो-अमर्त्य सेन का संबंध किस उपागम से है, तो ये 1 मार्क में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्षमता उपागम होगा। समझ गया तक। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, मानव विकास का मापन। तो इस टॉपिक में आपको यह बताया गया है कि किस प्रकार से किसी देश के विकास का स्तर को मापा जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये 131 रैंक पर है, हम कहते हैं 130 रैंक पर है, और कोई देश 1 रैंक पर है। तो किस आधार पर भैया जो रैंकिंग है तैयार होती है, तो वो आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक है, जो मानव विकास का स्तर बताता है। तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, ठीक है। जो HDI है वो 3 चीज़ों को देख करके इस देश का विकास का स्तर का जो क्रम है वो तैयार करता है, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अब जो क्रम तैयार करा वो किस प्रकार से करा, तो उसमें क्या स्कोरिंग की जाती है 0 से 1 के बीच। तो जिस देश का स्कोर भाई ज़्यादा होता है, जिसका 1 के निकट होता है, वो ज़्यादा इसको विकास का स्तर ज़्यादा माना जाता है, और जो 1 से दूर होता है तो उसका कम माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो 0.983 का स्कोर क्या है, अति उच्च स्तर होगा, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 1 है, 1 के निकट कौन सा 0.983 है, ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो। और भाई हम बात करें 0.268 के, तो कितना पीछे है 1 से। तो 0.983 का जो जिस देश को मिला है तो उसका जो विकास का स्तर है वो ज़्यादा माना जाएगा, और 0.268 से कम जिसको मिला है तो उसका स्तर के नीचे माना जाएगा बाकियों के मुकाबले। तो ऐसे क्या स्कोरिंग की जाती है इसमें। तो अब स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक किस प्रकार से भाई देखा जाता है मानव विकास में, ठीक, इस देश की, तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए, स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है कि जन्म के बाद कितना जी पा रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। या पैदा होते ही टपक गया, 20 साल में टपक गया, 40 साल में, 50 साल में, एक देश का एवरेज कैसा है, ठीक है। अब जिस देश के अंदर जीवन प्रत्याशा उच्चतर है, मतलब कि मान लो हम कहें कि 70-80 साल एवरेज है एक व्यक्ति की जो उस देश के अंदर जी रहा है व्यक्ति, तो ये क्या है, उच्चतर जीवन प्रत्याशा। वही हम बात करें किसी अन्य देश की तो 40-50 साल है, 30 साल है जीवन प्रत्याशा, यानी कि पैदा होता ही वो 30 साल तक जी पा रहा है। तो किसी देश का स्वास्थ्य इस प्रकार से क्या आधारित देखा जाता है, इसको आधार मान के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है किसी देश का, ठीक है। अब जिस उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि एक देश में अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर
हैं, मतलब कि वहाँ पर जो लोग ज़्यादा लंबा जीवन जी पा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्वस्थ जीवन जीने के अवसर हैं, ठीक है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो अच्छी है, ठीक है, जब जो लोग हैं वो दीर्घ जीवन जी पा रहे हैं, ठीक है, समझ गया। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो इसमें प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को देखा जाता है, ठीक है, जो ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब एडल्ट लिटरेसी रेट की जो वयस्क हैं, ठीक है, जो एडल्ट हैं उनकी दर कितनी है पढ़े लिखों में, ठीक है। और जो सकल नामांकन मतलब है कितने बच्चों का जो नाम है वो दर्ज है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान और कठिन है, ठीक है। मतलब कि देश के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करना कितना आसान है कितना मुश्किल है, तो ये दर्शाता है, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है और कितने बच्चों का जो विद्यालय में नाम है वो लिखा हुआ है, समझ गया तक। और अगला हमारा आता है संसाधनों तक पहुंच, मतलब कि जो उस देश में नागरिक रह रहे हैं उनके संसाधनों तक पहुंच कैसी है। तो ये क्या है, क्रय शक्ति को दर्शाता है, वो किस प्रकार से खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो क्रय शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको क्या अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। तो ये क्या संसाधनों तक पहुंच को यहाँ पर क्रय शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये क्या थे, मानव विकास का मापन क्या इस प्रकार से किया जाता है। इन 3 चीज़ों को देखा जाता है HDI के द्वारा, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद 0 से 1 में क्या स्कोरिंग की जाती है, उसके हिसाब से क्रम तैयार किया जाता है। जिसका जो स्कोर है वो 1 के पास होगा वो अधिक विकास का स्तर उसका अधिक होगा, और जिसका 1 से कम होगा उसका विकास का स्तर नीचे माना जाएगा। सिंपल, समझ आ गया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की। तो उसमें हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं कि किसी देश का जो विकास का स्तर है वो उच्च है, किसी का नीचा है, तो ये क्यों है, कुछ तो कारण होगा। हम इसमें क्या तुलना करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करेंगे, ठीक है, अलग अलग देशों की हम बात करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग देशों की तुलना करेंगे, किस प्रकार से कोई देश क्या वो मध्यम कैटेगरी में आता है, मानव विकास के निम्न कैटेगरी में आता है, उच्च कैटेगरी में आता है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। सर आप ये भी देखोगे किसी देश का जो विकास है, विकास का स्तर वो इस आधार पर नहीं टिका, उसका आकार कैसा है देश का और प्रति व्यक्ति आय कैसी है, ठीक है, इसमें आप ये भी देखोगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ठीक है, क्यों, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, ठीक है। भारत से छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये, कौन, श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैको, ठीक है। छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी मानव विकास का स्तर क्या है, इनसे मानव विकास का स्तर जो है इनसे नीचा है, ठीक है, इन तीनों देशों से छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी, ठीक है। अब क्या होता है और आगे हम बात करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि जो केरल है उसका विकास का स्तर पंजाब और गुजरात से कई बेहतर है, ठीक है। केरल छोटा है, गुजरात और पंजाब से देख लो जब भी जो केरल है उसका प्रदर्शन बेहतर है, ठीक है, मानव विकास में। अगर हम इंडिया में ही स्टेट्स की बात हम करते हैं तो अब हम क्या है, जो मानव विकास का स्कोर है उसके आधार पर हम देशों को 4 समूह में वर्गीकृत करते हैं। पहला अति उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा मध्यम, चौथा निम्न, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है जिसका 0.800 से ऊपर है वो 66 देश इसमें आते हैं ऐसे, और जिसका उच्च है, ठीक है, उच्च में जो मानव विकास का स्कोर दे रखा है यहाँ पर 0.701 से लेकर 0.799 के बीच में 53 देश आते हैं। अगली कैटेगरी है मध्यम, जिसमें 0.550 से 0.700 के बीच 37 देश आते हैं। और चौथा आपका आता है निम्न कैटेगरी, जिसमें आपका 0.549 से नीचे जितने भी जिनका स्कोर है वो ऐसे 33 देश हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कैटेगरी रखी है, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक का स्कोर दे रखा है कि जिसका इनसे ऊपर है ऐसे कितने देश है, जिसका इनसे नीचे ऐसे कितने देश हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम बात करें तो उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों की सर्वथा अलग कर दिया। मतलब कि यहाँ पर जो सामाजिक कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया गया, यहाँ पर खर्च ज़्यादा किया गया, ठीक है, सामाजिक खंड पर बहुत अधिक निवेश किया गया है बाकी देशों के मुकाबले। यहाँ पर लोगों पर, सुशासन पर उच्चतर निवेश किया गया है बाकी देशों के मुकाबले, तो क्या इसको बाकी देशों से अलग करता है, ठीक है। जितने भी उच्च कैटेगरी में देखे हमने 66 देश हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो सरकार है उन्हें अधिक के लोगों पर निवेश किया है। और हम आगे बात करें तो उच्चतर मानव स्कोर वाले देश विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो औद्योगिकरण है वो ज़्यादा यहाँ पर ही है, ठीक है, और ये पश्चिम विश्व का प्रतिनिधित्व करते, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
और आगे हम बात कर लेते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। ठीक है, तो इस जो सूची है 66 देशों में कुछ गैर यूरोपीय देश भी हैं जिन्होंने इस सूची में अपना नाम बनाया है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। तो आपको मिलने यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, सरकार ने जो उच्च स्तर वाले देश है उन्होंने क्या है, सरकार ने अधिक सामाजिक खंड पर ज़्यादा निवेश किया है, सुशासन पर उच्चतर व्यय किया है। और जो यूरोपीय देश हैं ये के पश्चिमी औद्योगिक क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ तक। और आगे हम बात करें मध्यम कैटेगरी की, तो मध्यम विकास वर्ग में कुल 37 देश आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। तो इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था कब से कब तक हुआ था, ये 1939 से लेकर 1945 तक ये हुआ था। तो इसमें जो भी देश आते हैं, ठीक है, 37 देश आते हैं, तो इनमें से अधिकांश देशों का जो विकास है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अवधि में ही हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, मतलब कि गुलाम थे। ठीक है, किसी न किसी के, जैसे भारत अंग्रेजों को गुलाम था। और जबकि अन्य देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। ठीक है, जब हमने बात करी थी सोवियत संघ का विघटन, आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा होगा। तो 1991 में क्या हो गया था, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, मतलब कि उसका विघटन हो गया था। तो उसके बाद भी क्या कई देशों का क्या हुआ है, मतलब वो आज़ाद हुए हैं और उनका विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो वो क्या था, इसी कैटेगरी में आते हैं। सोवियत संघ का विघटन में जितने देश शामिल थे, ठीक है, तो उसके बाद जो देश नए बने तो उनका क्या अलग देश बना, उसके बाद के वो सिस्टम है उनका और उनके उसके बाद से क्या उनका विकास हुआ है। ठीक है, और आगे हम बात करें, और इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने नवीन इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। ठीक है, जब ये देश आज़ाद हुए, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, अपने नवीन इतिहास, इनका नया नया इतिहास था। इन्होंने राजनीतिक अस्थिरता भी सही, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता मतलब होता है कोई सरकार 5 साल तक भी नहीं चल पा रही है। ठीक है, 5 साल का मतलब पूरा समय काल है, वो नहीं चल पा रही, यहाँ पर दंगे हुए, राजनीतिक अस्थिरता से हम क्या देते हैं। ठीक है, और सामाजिक विद्रोह का सामना किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्न स्तर वाले देशों की। तो निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 33 है मानव विकास में। ठीक है, तो उनमें से अधिकांश जो देश हैं वो छोटे देश हैं जो कि राजनीतिक उपद्रव, गहरे युद्ध के रूप में, सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसमें सब छोटे देश आते हैं जो कि बीमारियाँ, स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, गहरा युद्ध देश के अंदर उस समस्या के जूझ रहे हैं। ठीक है, निम्न स्तर में ये आते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। ऐसे 10 देश जिनका क्या है भाई स्कोर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अति उच्च कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसे 10 देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश कौन कौन से, पहले पे नॉर्वे आता है, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग जो चीन में है। ठीक है, 5वां आइसलैंड, 6वां जर्मनी, 7वां स्वीडन, 8वां ऑस्ट्रेलिया, 9वां नीदरलैंड और लास्ट डेनमार्क। तो ये क्या है, 10 देश हैं जिनका क्या है उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश हैं। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। आपको चैप्टर कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया, बेकार लगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो वे आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आपको नोट्स या कुछ भी दे दो काम मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।